हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 30 जुलाई 2020 और सभी बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से सुपर से भी ऊपर है और आप चाहे क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि आपके सिलेबस में करंट अफेयर का टॉपिक है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही फायदा मिलेगा। और यदि आपने हमारी इस चैनल को 1 साल तक के लिए फॉलो कर लिया तो आपका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के उच्चतम न्यायालय के भवन का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है? और यहां आप देख सकते हैं यह भारतीय अनुदान सहायता से यह एक देश की सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के भवन का निर्माण किया गया है। तो इस देश का नाम है मॉरिशस। क्या? मॉरिशस में यह हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया भारतीय अनुदान की सहायता से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मॉरिशस। लेकिन इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन जाता है कि मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय के नवनिर्मित भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किसने किया? तो इस भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उनके साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से इस उच्चतम न्यायालय का जो भवन निर्मित किया गया है इसका उद्घाटन किया है। कब किया? आज ही के दिन 11 बजे करने वाले हैं और इसीलिए आपको दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बारे में याद रखना चाहिए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। और यह एक समझौते के तहत किया गया है। तो यह समझौता क्या था? तो देखो, भारत सरकार ने 5 परियोजनाओं के लिए 2016 में मॉरिशस को 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज दिया था और उनमें से यह पहला भवन निर्मित किया गया है। और 10 मंजिल वाली यह इमारत लगभग 4700 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है और यहां आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ मॉरिशस। ओके, कितने मंजिले की यह है? 10 मंजिले की। और बात करते हैं मॉरिशस की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी कुछ दिन पहले ही सुर्खियों में था। वो क्वेश्चन क्या था कि किस देश की संसद ने पृथ्वीराज सिंह को नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है? पृथ्वीराज सिंह को मॉरिशस ने अपना नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है और तब भी मैंने आपको मॉरिशस के बारे में बताया था। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि यहां पर है हमारा भारत लोकेशन में और यहां से आगे बढ़ते हुए यहां मालदीव और यहां पर एक द्वीपीय कंट्री है मॉरिशस और जो यहां दक्षिण अफ्रीका से आगे बढ़ते हुए है। और मॉरिशस की कैपिटल का नाम क्या है? पोर्ट लुई। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशियाई रुपया। और मॉरिशस एक संसदीय लोकतंत्र है जिसकी संरचना ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखो कि मॉरिशस द्वीप विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी के अंतिम और एकमात्र घर के रूप में भी विख्यात है। तो डोडो पक्षी जो विलुप्त हो चुका है वो इनका अंतिम और एकमात्र घर है मॉरिशस। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में कुमकुम का मुंबई में निधन हो गया, वे कौन थे? कुमकुम एक बहुत ही जानी मानी फेमस बॉलीवुड अभिनेत्री थी जिसका हाल ही में 86 इयर्स की आयु में निधन हो गया है। यानी कि कुमकुम एक अभिनेत्री थी जिसका बंबई में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिनेत्री। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यह अभिनेत्री जिसका नाम है कुमकुम। वे 86 वर्ष की थी। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। और कुमकुम का असली नाम क्या था? जैबुन्निसा। क्या नाम था? जैबुन्निसा कुमकुम का असली नाम था। लेकिन कुमकुम ने किस किस फिल्मों में काम किया है वो भी यहां उनकी कुछ हिट फिल्मों की बात करते हैं। तो कुमकुम की यादगार फिल्मों में मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मदर इंडिया,
कोहिनूर, आंखें, ललकार, नया दौर, उजाला, आर पार और CID इनकी कुछ हिट फिल्में हैं। और यहां आप देख सकते हैं ललकार जो वर्ल्ड वार 2 पर आधारित थी और यहां इसका प्लेस है बर्मा फ्रंट, जो हमारे भारतीय कुछ क्रांतिकारी यानी कि शहीद हुए कुछ सैनिकों से जुड़ी हुई है यह फिल्म ललकार। और कुमकुम को फिल्मों में लाने का श्रेय अभिनेता और निर्देशक ऐसे गुरुदत्त को जाता है। गुरुदत्त ने ही इस कुमकुम को किया था यहां हाईलाइट और उन्होंने प्रमोट किया और वो हमारी बॉलीवुड की बहुत ही एक जानी मानी फिल्म अभिनेत्री बन गई, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में हिचेम मचीची को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? दोस्तों बोलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, हिचेम मचीची वो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो वो ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है हिचेम मचीची को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्यूनीशिया। और इस क्वेश्चन से जुड़ा एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि हिचेम मचीची की नियुक्ति किसके स्थान पर की गई है? तो यहां आप देख सकते हैं हिचेम मचीची ने स्थान लिया है एलिस फक फक का, यानी कि कुछ दिन पहले ही एलिस फक फक ने ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके स्थान पर अब नियुक्त किए गए हैं हिचेम मचीची। और अब सरकार बनाने के लिए हिचेम मचीची के पास 1 महीने का समय होगा और वो यहां पर ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। और यहां हम बात करते हैं ट्यूनीशिया की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि यह है ट्यूनीशिया और ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित उत्तर में स्थित यह देश है, जिसके अगल बगल में अल्जीरिया और लीबिया जैसे देश स्थित है। और ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है? के सैयद, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और ट्यूनीशिया की कैपिटल का नाम है ट्यूनिस और ट्यूनीशिया की करेंसी है ट्यूनीशियाई दिनार। तो दोस्तों हर किसी देश से जुड़े इतने फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद रखने चाहिए। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्री संवाद कहां आयोजित किया गया? भारत और इंडोनेशिया के बीच यह रक्षा मंत्री संवाद आयोजित किया गया है भारत की कैपिटल नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। लेकिन इस संवाद से जुड़े और भी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत का प्रतिनिधित्व इस रक्षा मंत्री संवाद में किसने किया? तो हमारे भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो इंडोनेशिया का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया की ओर से प्रतिनिधित्व किया है, यानी कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री के नाम आपको याद रखने हैं। और दोनों नेताओं ने दोनों समुद्री पड़ोसियों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। तो यह समुद्री संबंधों से जुड़ा हुआ भी एक जो समुद्री अभ्यास है उसी के बारे में भी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? समुद्र शक्ति। क्या नाम है? समुद्र शक्ति एक्सरसाइज, जो 2019 में इंडिया और इंडोनेशिया के बीच आयोजित की गई थी और इसलिए आपको यह बात याद रखनी है। और बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन सुर्खियों में था कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में सुर्खियों में रहा माउंट मेरापी किस देश में स्थित है? यह सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी वो इंडोनेशिया देश में स्थित है और तब भी मैंने आपको इंडोनेशिया के बारे में बताया था। इंडोनेशिया की कैपिटल का नाम क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया से जुड़े यह फैक्ट याद रखो कि यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। और इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी के लिए वनाच्छादित बोर्नियो द्वीप के पूर्वी छोर को चुना है और इस पूर्वी छोर में पलानकोराया जो इंडोनेशिया की नई कैपिटल होगी। लेकिन यह कारण क्या है? क्योंकि एक अनुमान लगाया गया है और एक रिसर्च के अनुसार आने वाले साल 2050 तक इसका एक बड़ा हिस्सा पानी में पूरी तरह डूब जाएगा, यानी कि इंडोनेशिया की कैपिटल का 2050 तक बहुत ही बड़ा हिस्सा डूब जाएगा और इसीलिए इसको शिफ्ट किया जा रहा है। कहां पर? जकार्ता से पलानकोराया। और जब यह आयोजित हुआ है भारत की नई दिल्ली में, तो दिल्ली से जुड़ी हुई कुछ नई बात मैं आज आपके सामने रख रहा हूं
कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे, तो स्वर्गस्थ सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अरविंद केजरीवाल के नाम दिल्ली का सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड है और दिसंबर 1991 में संविधान के 69वें संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। और यहां आप देख सकते हैं मैप में, तो यहां पर स्थित है दिल्ली। दिल्ली किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है हमारा यह दिल्ली। तो यह नए फैक्ट अब आप याद रख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में एक अभिनव प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम किसने लॉन्च की? एक अभिनव प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम हाल ही में हमारी एक रक्षा एजेंसी DRDO ने लॉन्च की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है DRDO। तो देखो, प्रतियोगिता का शुभारंभ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर किया गया और डेयर टू ड्रीम एक ओपन चैलेंज है जो देश में इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती है और इसके लिए इस प्रतियोगिता में कुछ इनाम राशि भी तय की गई है और इसे उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। नाम मत भूलिएगा, डेयर टू ड्रीम। और किसने लॉन्च किया है? DRDO ने। और विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए तक की है। और प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रतियोगिता का हाल ही में शुभारंभ किया। और किस अवसर पर? तो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के अवसर पर। तो हमारा यह जो अब्दुल कलाम जी साहब है, उनका एक फेमस कोट है, वो मुझे बहुत ही प्रिय है और इसीलिए मैं आपके सामने पढ़ता हूं। ड्रीम्स इज नॉट दैट विच यू सी विल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। यानी कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने न दे। बहुत ही खूबसूरत कोट्स जो हमारे एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। और 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में व्याख्यान देते समय कार्डियक अरेस्ट के कारण डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हो गया था। 2002 से लेकर 2007 के बीच भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी। 1998 में भारत द्वारा आयोजित पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में एक साइंटिस्ट के रूप में अहम रोल अदा किया और उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और APJ अब्दुल कलाम को 1990 में पद्म विभूषण, 1981 में पद्म भूषण, 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया भारत सरकार ने। तो ओडिशा में राष्ट्रीय मिसाइल परीक्षण स्थल व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर सितंबर 2015 में अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। तो यह हमारे अब्दुल कलाम साहब की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात करी। और इसी के साथ डेयर टू ड्रीम जिसको लॉन्च किया है DRDO ने, तो DRDO का पूरा नाम क्या होता है? द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर DRDO भवन नई दिल्ली में स्थित है। और DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी। DRDO का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। और DRDO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन DRDO कार्य करता है। छठा क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे प्रति वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? विश्व में हेपेटाइटिस की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। लेकिन 2020 के विश्व हेपेटाइटिस डे की थीम क्या रखी गई है? हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, जो 2020 के साल की थीम है। और यह दिवस कब से प्रति वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है? 2010 से प्रति वर्ष यह 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। और इनसे जुड़े हुए क्या इतिहास की रूपरेखा है वो भी मैं आपको बता दूं। तो इस दिवस से जुड़ा एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम है बरूच ब्लूमबर्ग। तो देखो, यह दिवस 28 जुलाई को प्रोफेसर बरूच ब्लूमबर्ग के जन्म दिवस के कारण मनाया जाता है। प्रोफेसर बरूच ने हेपेटाइटिस बी के वायरस की खोज की थी और इसीलिए इस
वैज्ञानिक के जन्मदिवस को मनाया जाता है हेपेटाइटिस डे। ओके, और हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में भी कुछ हम बात कर ले तो हेपेटाइटिस शब्द ग्रीक भाषा से हेपार शब्द से बना है। कहां से? हेपार, और जिसका अर्थ है यकृत, जबकि आइटिस का अर्थ है सूजन, यानी कि यकृत पर जो सूजन आती है, और इसीलिए इस बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस के 5 प्रकार होते हैं, ए बी सी डी और ई। यह हेपेटाइटिस के 5 प्रकार है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ हाल ही में दिल्ली सरकार ने किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली सरकार, और उन्होंने यह रोजगार बाजार नामक पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो दिल्ली सरकार ने नौकरी की तलाश करने वालों और नौकरी देने वाले लोगों के लिए यह रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया है। और रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने। और यह पोर्टल नियोक्ताओं के साथ साथ रोजगार खोजने वाले के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। और यहां आप देख सकते हैं नौकरी ढूंढने वाले, नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं इस पोर्टल पर, और इसी तरह की एक व्यवस्था की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो दिल्ली के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की स्थापना 1911 में हुई। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। यह मैंने कई बार बताया, लेकिन आज कुछ नया सीख ले। तो दिल्ली से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन याद रखो कि दिल्ली मेट्रो हर स्टेशन में लगभग कितने समय के लिए रुकती है? लगभग 20 सेकंड तक दिल्ली मेट्रो हर एक स्टेशन पर रुकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तक मेला दिल्ली में कहां पर लगता है? प्रगति मैदान में। कहां पर? प्रगति मैदान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तक मेला लगता है। तो यह नई बात अब आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो की मोबाइल ऐप BIS केयर को किसने लॉन्च किया? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की गई है जिसका नाम है BIS केयर, और इसको हाल ही में लॉन्च किया है रामविलास पासवान ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामविलास पासवान। लेकिन रामविलास पासवान हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। वो हमारे केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री है रामविलास पासवान, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और उन्होंने हाल ही में BIS केयर नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो BIS केयर ऐप उपभोक्ताओं को ISI मार्क एवं हॉलमार्क्ड उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच करने के साथ साथ शिकायत दर्ज करने में भी सक्षम बनाएगी। और भारतीय मानक ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी। क्या नाम है? प्रमोद कुमार तिवारी भारतीय मानक ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में रिपोर्ट ऑफ द एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम कंसर्निंग ISIS शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है? तो दोस्तों, इस शीर्षक से हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है यूनाइटेड नेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अलकायदा, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से 150 से 200 आतंकवादी है, और इस जो हाल ही में ISIS में जुड़ चुके हैं और भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। तो दोस्तों, यह हमारे भारत देश के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। और रिपोर्ट में क्या कहा है वो मैं आपको आगे बताऊं। तो इस्लामिक स्टेट को ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया या दाएश के नाम से भी जाना जाता है। और संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है कि केरल और कर्नाटक में ISIS आतंकवादियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और भारत की चिंता बढ़ाई है। और बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस ने जब रिपोर्ट जारी की है, तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में कई बार मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूनो डे के रूप में मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान महानिदेशक कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। लेकिन आज
यूनाइटेड नेशंस से जुड़े ये दो नए फैक्ट भी जान लीजिए कि भारत अगस्त 2021 के लिए यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बनेगा। और एक क्वेश्चन याद रखो कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? टीएस तिरुमूर्ति, वो यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं। 10वां क्वेश्चन, 26 जुलाई को किस देश ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? हाल ही में मालदीव ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मालदीव। तो देखो, मालदीव 26 जुलाई को अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया और भारत सरकार की ओर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर मालदीव के मुखिया को बधाइयां दी। तो भारत सरकार ने मालदीव को कोविड-19 महामारी के बीच संजीवनी अभियान के तहत 6.2 टन आवश्यक औषधियां और 600 टन आवश्यक खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई थी। और यहां पढ़ सकते हैं ऑपरेशन संजीवनी कहां से जुड़ा हुआ है? इंडिया मालदीव्स फ्रेंडशिप के तहत यह जो हमारे भारत सरकार ने कोविड-19 के वक्त मालदीव की हेल्प की थी। और बात करते हैं मालदीव देश की, तो यहां आप जो छोटे छोटे यहां स्पॉट्स में देख रहे हैं वो मालदीवी कंट्री है और यहां पर यह बहुत से ऐसे द्वीप में बटा हुआ है मालदीव। तो मालदीव में लगभग 26,000 भारतीय रह रहे हैं और यह दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है और इसमें 1192 टापू है जिनमें से 200 पर बस्ती है, यानी कि लोग बसते हैं। ऐसे कितने द्वीप है? 200। और मालदीव की कैपिटल का नाम है माले और मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और मालदीव की करेंसी है मालदीवी रुपया। 11वां क्वेश्चन, नई दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में कितने प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है? लॉकडाउन के कारण हमारे मानव जाति पर बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण पर इसके सानुकूल परिणाम दिख रहे हैं। और दिल्ली जो हमारे विश्व के कुछ प्रमुख प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप पर रहता है, तो वहां पर हाल ही में बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में तकरीबन 70% की गिरावट आई है। कितनी? 70% की। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 70%। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र की नीति संबंधी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नई दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में 70% से अधिक की गिरावट आई है। और यहां दिल्ली के कुछ ऐसे बहुत ही जाने माने चौक है, वहां पर इस तरह के होर्डिंग्स लगाए गए हैं और वहां पर लिखा गया है कि एयर क्वालिटी। तो एयर क्वालिटी में काफी अच्छा सुधार हुआ है, ओजोन उनमें बढ़ोतरी हुई और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो भी यहां सानुकूल दिख रहा है। तो इसी तरह का जो पॉपुलेशन रिपोर्ट है इनमें काफी अच्छी बात सामने आई है दिल्ली से। 12वां क्वेश्चन, द इंडियन वे स्ट्रेटेजीज फॉर अन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो इस पुस्तक का लेखन किया है पूर्व हमारे विदेश सचिव एवं वर्तमान हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में द इंडियन वे स्ट्रेटेजीज फॉर अन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का लेखन किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर। और पहले तो यहां आप इस किताब के फ्रंट पेज को देखिए, तो इसके लेखक कौन है? एस जयशंकर। और टाइटल क्या है? द इंडियन वे स्ट्रेटेजीज फॉर अन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो देखो, भारत सरकार के पूर्व राजनयिक और मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा अपनी नई पुस्तक द इंडियन वे स्ट्रेटेजीज फॉर अन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक का विमोचन किया है। लेकिन इस पुस्तक को किसने प्रकाशित किया है? तो इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। 13वां क्वेश्चन, राफेल लड़ाकू विमानों को आधिकारिक तौर पर कहां शामिल किया जाएगा? आपको पता है तकरीबन 59,000 करोड़ रुपए का भारत और फ्रांस के बीच जब यह राफेल लड़ाकू विमान को लेकर समझौता हुआ था और इस सौदे में हाल ही में 5 इस तरह के राफेल लड़ाकू विमान भारत आ पहुंचे हैं। लेकिन भारत में इसे कहां पर शामिल किया जाएगा?
तो हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर वायुसेना के बेड़े में इसे शामिल किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, और हमारे भारत की बाह्य सुरक्षा में बहुत ही बड़ा कदम उठाया जा रहा है हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो इनसे जुड़े हुए 2 और क्वेश्चन बन सकते हैं कि 5 राफेल जेट विमानों को किसके द्वारा निर्मित किया गया है। 5 राफेल जेट विमानों को फ्रांस की विमानन कंपनी जिसका नाम है डसोल्ट, क्या डसोल्ट द्वारा इसे विकसित किया गया है। एक और क्वेश्चन कि राफेल ने भारत पहुंचने के लिए कहां से उड़ान भरी, तो दक्षिणी फ्रांस के बोर्डियोक्स में मेरिग्नैक हवाई अड्डे से उन्होंने उड़ान भरी और उन्होंने बीच में एक हॉल्ट भी किया। और यह कुछ अहम बात है राफेल लड़ाकू विमान से, वो याद रखो कि 2016 में भारत से 59,000 करोड़ रुपए के सौदे में फ्रांस से खरीदे जा रहे 36 विमानों में से 5 विमानों की यह पहली खेप आ पहुंचे हैं भारत। और राफेल विमान फ्रांस से भारत के बीच लगभग 7,000 किमी की दूरी तय कर रहे हैं और बीच में संयुक्त अरब अमीरात में उन्होंने ईंधन भरा। और इसी के साथ इनकी कुछ खास बात है राफेल लड़ाकू विमान की, तो ये देखो वो खास बात क्या है। तो संयुक्त अरब अमीरात में अल दफारा हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले राफेल लड़ाकू विमानों ने भूमध्य सागर के ऊपर आसमान में ही ईंधन भरकर भारत की तरफ आना अपनी यात्रा का पहला चरण पूर्ण किया था। यानी कि राफेल जो लड़ाकू विमान है वो अपने रास्ते में ही इस तरह की ईंधन की आपूर्ति कर सकते हैं और सभी 36 विमान वर्ष 2021 के अंत तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे और भारत के लिए यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस संत का जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। तो हमारे एक भक्ति आंदोलन से जुड़े संत जिसका नाम है तुलसीदास, और तुलसीदास जी का जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के तिथि हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था तुलसीदास। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है आशीष कुमार, हरेश चापड़िया जो गुजरात राजकोट बिछिया के थोरियाली गांव से है, और विजय सावड़िया उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। जिज्ञासा गोयल, कन्हैया लाल और गजेंद्र नाहक जो गोवा से है उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है जो डेली करंट अफेयर में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, वो है चुडासमा मोहन, वो गुजरात जूनागढ़ के कुक्कसवाड़ा से है। मेर शीतल गुजरात के नवागाम से। शिवानी रानी कश्यप जो दिल्ली से है और उन्होंने रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास की जन्म जयंती सावन शुक्ल पक्ष की सप्तमी इस तरह डिटेल में बताया है। शिवानी रानी कश्यप आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सौंदरवा अशोक भाई उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के बारे में भी बताया है और हिंदी साहित्य के एक महान कवि थे और वो महर्षि वाल्मीकि के अवतार माने जाते हैं। इसी तरह बहुत ही उम्दा यहाँ इंफॉर्मेशन लिखी है सौंदरवा अशोक भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियांक चौधरी उन्होंने भी सूरत से इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। हमारे और भी कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, उनमें से है गोस्वामी सृष्टि, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। हेमराज माली वो हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। हर्ष अंतानी उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा, साथ साथ लिखा है कि अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। तो वणकर नितिन कुमार गुजरात के अहमदाबाद से अपना आंसर भेजा है। आप सभी को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निम्न में से किस शैली में बने मंदिरों में सबसे अलौकिक मंदिर होगा। दोस्तों इसी के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाया था। तो राम जन्मभूमि मंदिर किस शैली में बने मंदिरों में एक अलौकिक मंदिर होगा। यहाँ 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उनमें से सही आंसर चुनना है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का करंट अफेयर का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।